हेलो माय डियर वुड बी डॉक्टर्स, ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें फिर हमने पहला वीडियो में क्या किया था कि 1 से 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेन और उसका थ्योरी डिस्कस कर दिया था। दूसरा में जो है सो 21 से लेकर 30 तक, ये तीसरा है, ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं 31 तारीख ये मैंने 31 क्वेश्चन नंबर से लेके 40 तक का। चूँकि 10-10 क्वेश्चन में भी थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो आपके रिवीजन के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा शॉर्ट मैंने एक बार बैठोगे तो स्वाभाविक है मन उब जाता है, ठीक है ना। उतना लंबा लंबा भी पढ़ने का कोई बहुत मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा तोड़ तोड़ करके ही आज, क्योंकि थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं तो उसको, लेकिन एक चीज़ हम बार बार बोलेंगे कि आप जब इसको देखोगे वीडियो को तो आप कलम कॉपी लेके जरूर देख बैठना, ठीक है। सिर्फ वीडियो को सुनना मत, क्योंकि साइंस कभी भी बिना लिखे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए कलम कॉपी लेकर क्या बैठना, और जो भी थ्योरी डिस्कस हो रहा है या जो भी रिलेटेड चीज़ है उससे हम लोग मतलब उसको लिखते जाना। आप फिर बाद में जब भी मौका मिले एक बार तो देख लोगे तो मोटा मोटी बहुत सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, लेकिन जितना से रिलेटेड है उससे बहुत सारा अराउंड दैट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एनीवे, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 31 है। तो 31 क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो जरा सा देखो, इसमें हम लोग अगर बात करते हैं सॉल्यूशन इसका पहले बनाते हैं। क्वेश्चन का है कि फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। तो देखो पहले तो ऐसा है कि हम एक्सिस ये इस तरह से, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। पहले ये बना लेंगे। अब कह रहा है कि पहले साउथवर्ड जा रहा है, बहुत अच्छे, साउथवर्ड आ गया, और सडनली किधर हो गया, ईस्टवर्ड, ये भी है, ठीक ना। और इधर जो है सो ईस्टवर्ड आ गया, ये भी वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं, या स्पीड के नाम को हो वेक्टर हटा दें, ठीक रहेगा, कोई बात नहीं है। अब कहता है कि एक्सीलरेशन जो है सो काम कैसे करेगा। तो बहुत लोग इसमें क्या करता है कि इसको मिला देता है। देखो गौर से कि इसको अगर मिला देता है तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। हमको एक्सीलरेशन का डिफिनीशन क्या है, हम अगर इसको मान लो एक्सिस मानते हैं तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ठीक है। हम एक्सीलरेशन का डिफिनीशन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा टी। f बराबर जो होगा सो f का वही डायरेक्शन होगा जो एक्सीलरेशन का होगा, ठीक है। तो अब v फाइनल किधर है तो हम लिखते हैं सो a बराबर लिखेंगे, v फाइनल लिखेंगे, उससे हम तो vi, ठीक है, माइनस और माइनस vg, जरा गौर से देखो, अब बाय डेल्टा टी। इसका मतलब हो जाएगा v पर i प्लस, एक मिनट, v ये हो जाएगा i प्लस g बाय डेल्टा टी। वैल्यू जो आएगा सो अपना आएगा। इसका जो डायरेक्शन होगा, जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, देखो इधर जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये क्या आ गया, ठीक है, जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब साफ है, ठीक ना, कि इसका डायरेक्शन का तो i प्लस जे है। i प्लस जे का मतलब देखो, i प्लस जे का मतलब ये हो जाएगा, i भी प्लस है, जे भी प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ऐसे, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, 11 नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। बच्चे इसमें गलती करते हैं, और स्पेशली जिसका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, एक्सीलरेशन का डिफिनीशन नहीं पता है, वो तो और गलती करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन या दिखाएंगे, पहले थोड़ा थ्योरी बात कर रहे हैं, तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, एक्सीलरेशन का डिफिनीशन है, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर
इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया डेल्टा V बाई डेल्टा T, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं और A बराबर हो जाएगा दिस इज dV बाई dt। अब जरा एक चीज यहाँ देखो कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। इसमें क्या क्या है, ये है इसके पास है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और यहाँ पे लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब कोई भी एक चीज अगर चेंज करेगा तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज करेगा, और वेलोसिटी वेक्टर चेंज कर जाएगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन डेवलप होगा। ये आप समझो, जैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, मान लो यहाँ पे कोई बॉडी इधर से 5 से जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे जाकर के इसका वेलोसिटी हो गया 10 या 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि इसमें देखो डायरेक्शन चेंज नहीं किया, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया, तो ऑब्वियस है कि इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर डायरेक्शन के लिए हम लोग बात करें तो मान लो कि कोई बॉडी यहाँ पे जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे जो आ गया सो 5 ही मीटर पर सेकंड। अब इसमें जरा गौर से देखो, ठीक है, कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, हमारे स्पीड चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो एक्सीलरेशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मान लो कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे जो है सो ये 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, देख लेना भाई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम मैग्नीट्यूड भी चेंज करें और डायरेक्शन भी चेंज करें तो एक्सीलरेशन डेवलप होगा। मतलब ये कि एक्सीलरेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन भी सिर्फ चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तभी एक्सीलरेशन डेवलप होगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, उसमें क्वेश्चन में थोड़ा क्या फोर्स पूछ दिया, तो फोर्स बराबर आपको पता है, ऑल्सो अगर हम लिखते हैं यहाँ से कि ऑल्सो ए बराबर हो जाएगा एम ए, ठीक ना। तो ये जो एक्सीलरेशन का कैरेक्टर होगा वही फोर्स का, चूंकि मास को तो कोई लेना देना है ही नहीं, एक्सीलरेशन माना तो मतलब डायरेक्शन होगा ऐसे, इसका जो एक्सीलरेशन का बिहेवियर होगा वही फोर्स का बिहेवियर। अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तो फोर्स वेरिएबल, एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट, वगैरह वगैरह। माने हम इस तरह से इसकी बात करते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल दिखाना चाहते हैं, ठीक ना। एग्जांपल जैसे देखो क्वेश्चन, एक पार्टिकल of mass 2 kg is moving with a speed 10 meter per second due east and changes its direction due north, changes its direction due north and moves with the same speed, and moves with the same speed, moves with the same speed. The time taken is taken is 20, या टाइम टेकन इज 10 सेकंड कर लो, इज 10 सेकंड टाइम। ए में द एक्सीलरेशन, डी में द फोर्स। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको सब्जेक्टिव बना करके वो क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज होने से। अब देखो कि ये 10 मीटर से जा रहा है, ठीक है, और सेम स्पीड कहता है, तो बहुत लड़का अगर एक्सीलरेशन का डेफिनेशन ऐसे केयरलेसली लिया हुआ है तो ये डायरेक्ट 0 लिख देगा। इसको आ जाएगा ऑप्शन में अगर लिखना चाहो, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कितना, 10 10
√2/10 10√2, तो ये हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में मान लो ये हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। फोर्स के लिए दे देगा 2√2 न्यूटन। दूसरा फोर्स, इसमें हम लोग खाली मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फोर्स तो वैसा ही होगा मैग्नीट्यूड। इसको अगर ऑब्जेक्टिव बनाना चाहें, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथ ईस्ट 2√2 न्यूटन। तीसरा में √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट 2√2 न्यूटन। चौथा में √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक ना, ये आ जाए कितना, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट 2√2। मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हालांकि हम सब्जेक्टिव चाह रहे थे बनाना, लेकिन मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लोग बनाते कैसे हैं, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखो कि पहले जो है किधर जा रहा था, ईस्ट में, तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस मान लेंगे नॉर्थ वेस्ट साउथ। अब देखो कि ये जो है सो ईस्ट जा रहा था पहले, तो चलो ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट गया। अब जो है सो ये नॉर्थ की तरफ गया, तो द सेम स्पीड नॉर्थ की तरफ गया। तो बहुत लोग तो इसको डायरेक्ट मिला करके आंसर लिख देता है, √2 आ जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन ये डिफिनेशन नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रिकॉशसली बनाना पड़ेगा। हम लिखते हैं वी है ए बराबर लिखते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा। इसका ना 10j माइनस 10i बाय 10, मतलब हो जाएगा j माइनस i। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो √2 आ जाएगा। तो पता है मैग्नीट्यूड, देखो ऑप्शन में सारे में √2 लिखा हुआ है। फॉर डायरेक्शन लिखते हैं तो tan थीटा, तो ये हो जाएगा ay बाई ax, y कंपोनेंट, और ये मोड में लेते हैं तो 1/1, ये 1 आ जाएगा, तो थीटा 45, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज जरा गौर से देखो कि x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x निगेटिव अगर हम इसमें एक्सिस मान लेते तो ये x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। तो x क्या है, निगेटिव, तो x निगेटिव इधर आ जाएगा, y पॉजिटिव है तो इसका इधर आ जाएगा, ये एक्सीलरेशन। और ये जो है सो 45 डिग्री आ गया है, इसका ने कितना होगा, नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब हो जाएगा एक्सेलरेशन किधर, नॉर्थ वेस्ट। जबकि अगर कोई आदमी इसको मिला देता डायरेक्ट तो ये हो जाता नॉर्थ ईस्ट हो जाता। तो इसलिए इसका भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक ना। तो आंसर में आप देख सकते हो कि √2 नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। वैल्यू फोर्स का लिखेंगे तो फोर्स बराबर लिखते हैं ऑल्सो, यहाँ लिख देते हैं ऑल्सो, एफ का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो बराबर हो जाएगा m, और a का मैग्नीट्यूड इसका ना m माने 2 और 2, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इसमें इस सब को चेंज होने पे 3 तरह का एक्सीलरेशन डेवलप हो जाता है, जो टेंजेंशियल होता है, नॉर्मल होता है, टोटल एक्सीलरेशन होता है। तो हम थोड़ा सा अगर चाहो तो उसको भी रिवाइज करा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी यहाँ लिख दिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये मैग्नीट्यूड, अभी हम लिखे थे ये। तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है, मान लो अभी हम एग्जांपल लिखे थे 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर ये हो गया मान लो 20 मीटर या 10 मीटर पर सेकेंड, जो भी। इसको हम लोग बोलते हैं, इसके चलते जो डेवलप होता है तो AT बोलते हैं, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन।
और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा दिस इज डी बाई डी टी ऑफ v का ये टेंजेंसी। दूसरा हो गया अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मान लो कि डायरेक्शन चेंज हो रहा था, मान लो यहाँ से आ गया 5 मीटर पर सेकंड और ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन बदल गया। तो इसमें जो होता है सो ये नॉर्मल एक्सीलरेशन हो गया, नॉर्मल या इसको रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है। और ये जो हो जाएगा सो दिस इज वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और लास्ट जो हो गया ये हो गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा सो टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर, ये टोटल एक्सीलरेशन, इसका मतलब ये जो हो जाएगा सो डी वेक्टर बाय डी टी। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सीलरेशन को लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सीलरेशन। जैसे मान लो कि अगर किसी भी सर्कुलर पार्ट में दिखा देते हैं तो ये हो गया नॉर्मल एक्सीलरेशन, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये टोटल एक्सीलरेशन, ये हम इसको अगर मिला दे यूं सेंटर है या उठा दे कुछ ऐसे, ठीक है। तो हम ए बराबर लिखना चाहें, ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा AT का स्क्वायर AN का स्क्वायर का रूट, ठीक है। इसका मतलब AT का मतलब क्या, d बाई डी टी ऑफ v का मॉड का स्क्वायर प्लस ये v स्क्वायर बाई r का स्क्वायर। सो हम अगर ये लिखना चाहें dv बाई डी टी का मॉड, ये टोटल एक्सीलरेशन का मॉड है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा माने मे बी इक्वल टू, ठीक है, ये d बाई डी टी v का, ऐसे एक रिलेशन आ जाए, क्योंकि ये टोटल एक्सीलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। तो अगर नॉर्मल जीरो हो जाए किसी तरह से, ठीक है ना, तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो स्वाभाविक है इसके बराबर हो जाएगा, और नॉर्मल कुछ वैल्यू है तो टोटल एक्सीलरेशन हमेशा इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम बता दिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वायर जो है सो ए वायर विल बी सस्पेंडेड from the ceiling, rigid support है stretched by weight W attached to its free end। मतलब इसको पहले सॉल्व करते हैं, जो फिगर कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग फिगर लिखेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो छोटा छोटा बच्चा जैसा रहता है, लेकिन फिर भी फिगर बनाना चाहिए सवाल। ये W का है, वेट ही ऑलरेडी दिया है, कहता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो स्वाभाविक है कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस बराबर हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसमें हो गया W, अब एरिया का रहा है A। सिंपल, स्ट्रेस का डेफिनेशन है W बाई A, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है सो देखो, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होता है, ठीक ना, तो पहले हम लोग लिखते हैं स्ट्रेन, इसको हम एप्सिलॉन ऐसे दिखाते हैं, रेशियो ऑफ द चेंज इन शेप एंड साइज to the original shape inside, to the original shape and size. This implies change in shape and size
बाय ओरिजिनल से। ठीक है, लिखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। नीचे ये छोड़ो, इस अगले पेज में लिखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग लिखते हैं, ये आ जाएगा इसमें जो शेप एंड साइज लेंगे उसके हिसाब से इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसमें लिखते हैं स्ट्रिंग में पहले तो लिखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिंग। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिंग एप्सिलॉन एल ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब एप्सिलॉन एल जो हो जाएगा सो चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल। इसको लिखते हैं शियर स्ट्रिंग। तो शियर स्ट्रिंग एस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस बराबर हो जाएगा दिस इज चेंज इन एरिया बटा ओरिजिनल एरिया। तीसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिंग। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिंग तो ये हो गया एप्सिलॉन भी। एप्सिलॉन भी लिखेंगे दिस इज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और चौथा हो गया ठीक ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स स्ट्रिंग ठीक है ना, इसको एप्सिलॉन टी बोलते हैं। एप्सिलॉन टी जो हो गया चेंज इन डायमीटर है ये बाय ओरिजिनल डायमीटर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये चार तरह का स्ट्रेन हो गया। क्लियर? अब स्ट्रेस लिखते हैं। स्ट्रेस इसको सिग्मा बोलते हैं। रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो इंटरनल होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हम लिखते हैं दैट इज सिग्मा बराबर हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स फोर्स माने इंटरनल होगा ये बाय एरिया। ये संयोग से जो होगा सो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा इक्विलिब्रियम में। अप्लाइड फोर्स बाय एरिया इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाएगा अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लिखते हैं जरा सा देखिए सिग्मा। ठीक ना, अब यह है कि कितने तरह का होगा, तो हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में क्या है कि एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। स्ट्रेस सिग्मा एल ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल से बेहतर होगा कि दिस शुड बी कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। जो प्रेशर होता है नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा एफ बाई ए। ये एरिया क्या हो गया एंड एफ जो हो जाएगा सो पैरेलल टू एरिया वेक्टर, ऐसे वेक्टर के टर्म लिखें, और एफ परपेंडिकुलर टू एरिया ऐसे सरफेस
परपेंडिकुलर टू सरफेस डी। मतलब ये कि अगर हम लोग यूं बात करें, कोई सरफेस है ऐसे, तो इस पर ये फोर्स ऐसे लगना चाहिए, इससे लगना चाहिए, ये F और ये A। दूसरा हो गया शियर स्ट्रेस। सिग्मा S, ठीक है, तो सिग्मा M इसको बोल सकते हैं, और ये प्रेशर के बराबर भी हो जाता है, प्रेशर के, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो है सो, जो अगर सरफेस ऐसा है तो फोर्स ऐसे लगना चाहिए। देखो एरिया का डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, और फोर्स का डायरेक्शन ऐसे पैरेलल टू द सरफेस, ये फोर्स ऐसे। अगर पैरेलल टू द सरफेस हम बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये जो हो जाएगा सो एरिया पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए बात करेंगे, सो शियर स्ट्रेस सिग्मा S बराबर हो गया, जिससे अगेन फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया होगा, या फोर्स पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करता हुआ, ठीक है ना, जो है सो यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला लिखते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को हम लोग E बोलते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज सिग्मा n बाय डेल्टा L बाय n, ठीक है। दूसरा हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका नोटेशन है एटा। तो ये एटा बराबर हो जाएगा शियर स्ट्रेस बाय एरियल या शियर स्ट्रेन। ये हो जाएगा सिग्मा S बाय डेल्टा A बाय A। कई बार हो जाता है सिग्मा S बाय थीटा भी हम बोलते हैं, थीटा आ जाता है कैलकुलेशन करने से। तीसरा आ गया बल्क मॉडुलस। इसको हम लोग K बोलते हैं, या बहुत किताब में B भी बोलते हैं। K बराबर हो जाएगा दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका है सिग्मा n बाय डेल्टा V बाय V। मतलब इसको थोड़ा और लिखना चाहें तो K बराबर जो लिखते हैं, ये प्रेशर चेंज के टर्म में लिखेंगे P या डेल्टा V बाय V। ये माइनस लिखते हैं फॉर गैसियस सिस्टम, ऐसे लिखते हैं। 1/K जो हो जाएगा, इसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बीटा बोल देते हैं, बीटा, एंड दिस इज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। अब क्या है इसमें कि सबका आपस में रिलेशंस वगैरह भी होता है। एक एनर्जी स्टोर्ड हम लिख देते हैं इसमें, ठीक ना। एनर्जी स्टोर्ड
इलास्टिक एनर्जी स्टोर, इलास्टिक एनर्जी U बराबर जो हो जाएगा से 1/2 गुने स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने वॉल्यूम होता है वॉल्यूम। ठीक है, अब हम अगर E के टर्म में लिखेंगे नाउ E बराबर लिखते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर हम इसको लिखना चाहें सो U बराबर लिखेंगे हाफ गुने स्ट्रेस, तो E गुने हो जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर गुने वॉल्यूम। या ऐसे भी लिख सकते हैं और हाफ गुने स्ट्रेस का स्क्वायर बाय E गुने वॉल्यूम। हम इतना इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला सिर्फ लिख दे रहे हैं, उससे ज्यादा तभी फिलहाल प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे तो बहुत इलोंगेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज। एंगुलर एक्सीलरेशन का पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे मान लो कि कोई बॉडी ऐसे है, ये एक्सिस है और नाच रहा है ऐसे, ठीक है, तो नाच रहा है तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ये दिखाते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ थीटा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये जो है सो अगर इस तरह से होगा तो स्वाभाविक है ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में स्क्रू घुमा और जो इस पर परपेंडिकुलर सरफेस पर रख के स्क्रू जिधर जाएगा वो ओमेगा का डायरेक्शन होगा। अगर मान लो कि ये इस तरह से कुछ हो गया, ऐसे ये घूमता है तो ओमेगा ऐसे होता, सिंपल, ठीक ना, माने ये ऐसे हम लोग ऐसे घुमा देते कुछ ऐसे तो ओमेगा डाउनवर्ड होता। लेकिन कुछ भी हो तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, तो ये तीसरा है। क्लियर? अब अगर हम इस पे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज करें, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, डेल्टा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी और ओमेगा और आप लिखें डी थीटा बाय डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी और अल्फा बराबर लिखते हैं डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी और अल्फा बराबर हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। इसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका डेफिनेशन तो आ गया। डायरेक्शन के लिए अगर बात करेंगे हम लोग अगर मान लो कि ये ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो है सो ऐसे आएगा, ये डेल्टा थीटा का भी डायरेक्शन हो जाएगा, ये ओमेगा का भी डायरेक्शन हो जाएगा और ये अल्फा का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इसको भी वेक्टर लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से, मतलब अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये चीज। ठीक है, मैंने कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे अगर इस तरह से दिखा दें तो उस डायरेक्शन में स्क्रू घुमाएंगे, स्क्रू का जिधर एडवांसमेंट होगा वो जो है सो डेल्टा थीटा ओमेगा और अल्फा तीनों का ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, चाहो तो इसमें टॉर्क का भी डायरेक्शन हो सकता है, जैसे अब थोड़ा सा हम अगर बात कर दें तो ये हो जाए एल बराबर आई अल्फा, सॉरी आई ओमेगा, तो बराबर जो हो जाएगा सो आई अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर चाहो तो थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो, ये एल का डायरेक्शन भी होगा, ये टॉर्क का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैंने अगर इस तरह का है तो ये सारे का डायरेक्शन एक साथ हो जाएगा। चूंकि देखो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ऐसे ही रहेगा बिना डायरेक्शन का, तो ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वही एल का हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज है,
ठीक है, आई सही रहेगा तो जो अल्फा का डायरेक्शन होगा वही टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। इतना हो जाएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऑल्सो पहला में हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। दूसरा में लिखते हैं ओमेगा डेल्टा थीटा या थीटा थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा में हो जाएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा गुने टी। एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं एंगुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर अल्फा बराबर कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तब हम ये यूज कर सकते हैं। नेगेटिव जो आएगा सो रिटार्डेशन के लिए आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसमें लिखना चाहें, नंबर ऑफ टर्न्स रोटेशन की संख्या, टर्न्स और रोटेशन, ये आ जाएगा दिस इज डेल्टा थीटा बाय 2 पाई। माने एक चक्कर में जो है, ठीक ना, 2 पाई एंगल करेगा तो डेल्टा थीटा वाले 10 चक्कर लगा दिया तो 20 पाई हो जाएगा। या मान लो कि 20 पाई के लिए तो भाग दे देंगे उतना से, तो ये चीज आ जाएगा। अगला हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। पहले लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या है कि कहता है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन ए फ्री स्पेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट साइनसॉइडली, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। तो स्वाभाविक है एक रिलेशन आता है E बराबर या E नॉट बराबर C नॉट इनटू B नॉट। तो B नॉट बराबर लिखते हैं जैसे E नॉट बाय C नॉट, वेयर C नॉट जो होगा सो वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, वेलोसिटी इन फ्री स्पेस मतलब एयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया कितना है, हम कह लीजिए 48 और 3 × 10⁻8, तो ये हो जाएगा 16×48 गुना 10⁻−8 टेस्ला, ठीक है। तो देख लो 1.6 16 1.6 भाई तो 9 आ जाएगा। इसको 1.6 लिखोगे 1.6 गुने 10⁻10 से भाग दोगे और तो माइनस ऐसा आएगा ना। नो 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 -7 आएगा। 10 से गुना करोगे 10 से भाग, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, नो दिस विल नॉट बी -7, ये आ जाएगा। अब है इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट। रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अच्छा मजेदार बात है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी दिया है उससे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो है सो थोड़ा सा देखो, ये x है, ये y है और ये z। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे जा रहा है, वेव ऐसे जा रहा है z एक्सिस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको, ठीक है। डिसाइड कैसे करेंगे, तो पहले तो हम लोग इसमें लिखते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो E बराबर होगा E नॉट साइन ओमेगा t माइनस z/c। अगर ऐसा लिख दिए कहीं, इसका अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये I हो जाएगा, चूंकि x में जा रहा है। ये जो यहाँ पे z है, ये z ये डायरेक्शन ऑफ वेव बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेव माने मोशन ऑफ वेव। आप प्लस है तो नेगेटिव डायरेक्शन जो भी रहेगा, माइनस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन।
तो यहाँ पे जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, देखो दिखाई दे रहा है कि जेड एक्सिस और माइनस है तो प्लस जेड में जाएगा, ठीक है। अगर या हम बी के लिए भी लिख सकते हैं, इसे सेम चीज है, बी बराबर लिखते हैं बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी और जे है वेक्टर फॉर्मूला लिखे तो ये जो सॉरी जेड हो गया है, ये जेड, इसका मतलब ये जो है सो वेव जो है सो जेड एक्सिस में जाएगा। देखो यहाँ गौर से वेव जो है सो जेड और माइनस है तो प्लस जेड में जाएगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब है कि जाएगा कैसे, तो एक तो इक्वेशन से क्लियर है। ऐसे अगर मान लो दिया रहे तो हम लिखते हैं अगला में कि E बराबर माइनस भी क्रॉस, ठीक है। ये हम लोग, ये हो गया थोड़ा वेव का डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। इससे हम लोग ले लेंगे कि अगर ये I में है, ये J में है तो ये किधर होगा, ओवर हम इसी हिसाब से इसको काउंट कर लेंगे। तीसरा एक रिलेशन अगर हम लोग लिखना चाहें इन मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा E नॉट C नॉट B नॉट, वेयर C नॉट जो हो जाएगा सो रूट अंडर 1 में म्यू नॉट और एप्सिलॉन, जहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन परमिटिविटी है पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखते हैं, ये लिखते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। तो स्पीड इन वैक्यूम स्पीड इन मीडियम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया C नॉट बाई सी, एंड C बराबर लिखेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज 1 बाई रूट अंडर, ये हो जाएगा म्यू नॉट म्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, इस तरह से हम लोग मतलब मोटा मोटी इससे रिलेटेड जो होगा एक चीज और लिख दो, एनर्जी स्टोर्ड in electromagnetic wave लिखते हैं, ये हो जाएगा U बराबर ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर गुणे वॉल्यूम, या U बराबर हो जाएगा B नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम, जहां पे लिखेंगे वेयर E नॉट बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और B नॉट बराबर हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, intensity of electromagnetic wave, ये लिखेंगे I बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू C, या I बराबर हो जाएगा B नॉट स्क्वायर C बाई 2 मी नॉट, इन दोनों से हो गया कि I जो हो गया 100% हो गया एम्पलीट्यूड, या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर का प्रोपोर्शन या मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential the line joining the body with the gravitational field equal to 0. ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसे मान लो कि ये है m, ये है 9,
थोड़ा बड़ा होगा या भारी होगा, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। मान लो कि P पॉइंट पे जो है इधर में दिखा सकते हैं, मान लो P पॉइंट इधर से डिस्टेंस x है, यहाँ पे E0 है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लिखते हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो हम लिखते हैं Vp बराबर इसके चलते माइनस जी एम बाई आर माइनस एक्स माइनस जी 9m बाई एक्स, इसका ना माइनस जी एम बाहर कर लो, 1/r माइनस एक्स प्लस 9/x। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। x के लिए क्या है, ना एट पॉइंट P, इधर से देखो मास रखेंगे तो ये इधर खींचेगा E1, ये इधर खींचेगा E2, इसका मतलब हम लिखते हैं E1 बराबर E2, फिर 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि E नेट 0 है, इसका ना GM यानी गुने M बाई हो जाएगा कितना R माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर G गुने 9M बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब देखो सब कैंसिल होकर के स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/r माइनस एक्स बराबर 3/x, इसका गुना करोगे तो आई थिंक ये हो जाएगा 4x बराबर 3r, तो x बराबर 3r/4, आई थिंक यहाँ से कैलकुलेट करो, स्क्वायर रूट ले लो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, पहले तो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो, स्क्वायर रूट r माइनस एक्स ये हो जाएगा 3r/x हो जाएगा, तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3r और 3x उधर चला जाएगा तो 4, हाँ तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दो। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ से हम लिखते हैं Vp बराबर माइनस GM 1/r माइनस 3r/4 प्लस 9/3r/4 36। अच्छा ये कितना आ जाएगा, 4 में से गया तो ऊपर चला गया, 36 1 37 आई, भाई कितना आ जाएगा 4 पर चला जाएगा 936, कैलकुलेशन में यार इस पर और इस पर टाइम टेकिंग हो जाता है, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 4 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, तो 9 × 10 = 40 और नीचे भी यार चलो अगला नाम लिख के देते हैं, ये हो जाएगा Vp बराबर, ऐसे तो करना चाहिए आपको माइनस GM, कहोगे कि छोड़ दिए क्वेश्चन को आधा दूर में, ये आ गया 4 और 3 r 4/r 4/r प्लस 36/3, इसका बने आ जाएगा माइनस GM 3r 12 प्लस 36 48 16 48 16 minus 16 GM by r, स्मॉल m का है, ये Vp आ जाएगा। देखो तो कोई ऑप्शन है 16 तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अब है कि इससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्या आ जाएगा,
तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है सो ये हो गया ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी Gm by r square in vector form लिखेंगे E बराबर Gm by r के मॉड का होल क्यूब इंटू r और माइनस लिखते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा Gm by r का होल का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर r भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख दें, ही लिखेंगे तो माइनस Gm बाई r। इसको और इसको थोड़ा और अच्छे से अगर लिखना चाहे तो ही बराबर माइनस Gm, अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ था r का मोड, इसका ना माइनस Gm, ये जो r का मोड हो जाएगा तो ये हो जाएगा दिस इज डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर। यहाँ पे वेयर r बराबर हो जाएगा डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj, बाय द वे चेंज हो जाएगा, माने इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देंगे, ये m बराबर हो जाएगा m इंटू e या m डैश इंटू e, तो इसमें हो जाएगा Gm m डैश बाई r स्क्वायर बाई यूनिट वेक्टर r, या फिर लिखेंगे Gm m डैश बाई r के मॉड का होल क्यूब इंटू r, इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा U बना U फाइनल माइनस U इनिशियल, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड दिस अगेन इंप्लाइज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये हो जाएगा माइनस Gm m बाई r, बिना फाइनल लिख दो r फाइनल प्लस Gm बाई r, हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिटेल्स में अगर बात करोगे तो उस तरह से ये सारा चीज आ जाएगा। देखिए अगर हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखें तो U बराबर हम लिखते हैं माइनस Gm1 m2 बाई इस तरह से लिखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस फिगर दिखाया हुआ है, ठीक है, तो उसका बताइए कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है। तो इसमें क्या है कि सब एक दूसरे से सटा हुआ है, ठीक है। तो सटा हुआ है तो फिर हम लोग अगर बात करेंगे इसमें, ठीक है, तो हम पहले इस पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें 3 गो लेंस बन रहा है, ठीक है। 3 गो लेंस बन रहा है तो हम लिखते हैं फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ of lenses in contact। ये कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी हम लिख सकते हैं इन कॉन्टैक्ट। हम लिखते हैं 1/f 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस एंड, और पावर अगर लिखना चाहे
पावर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा देखिए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस, ठीक है। इन द गिवन सिचुएशन अगर बात करें तो हम एक क्वेश्चन इसको फिर से सामने लाते हैं, ठीक है। इन द गिवन सिचुएशन अगर बात करें, देखो इसको in the given situation, one by f1, see mu 1 minus 1 बटा r1 minus 1 बटा r2, ये फार्मूला है। तो हम लिखेंगे 1.6 minus 1, और ये जो लेंस बन रहा है, ये लेंस बन रहा है इस तरह से, एक तो u और एक तो u बन रहा है, ऐसे 3 लेंस है इस तरह से, ठीक है। इसमें कि ये दिखाई दे रहा है कि ये इनफिनाइट है, r इनफिनाइट है, प्लेन सरफेस से इधर भी r इनफिनाइट है, ठीक है। और इसका रेडियस जो है सो r1 r2 जो भी है, यानी ये r2 के बराबर है और ये r1 के बराबर, ये r1 के बराबर, और संयोग से दोनों सेम है, यही सिचुएशन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे r1 1 by r1 अगर लिखते हैं, इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा भाई, जो रे का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, अगर उल्टा मेजर करेंगे तो नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 by infinity माइनस, और इसका कर्व तो राइट साइड ही आएगा, तो राइट साइड आएगा तो फिर हम लिख देंगे 1 by जो होगा सो कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पहला। 1 by f2 के लिए बात करेंगे, दूसरे के लिए, यानी ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा f3, ठीक है। इसके लिए बात करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा कितना 1.5 minus 1, ये आएगा 1 by 20 माइनस -1 by 20, ठीक है। और 1 by f3 की बात करेंगे तो दिस अगेन 1.6 minus 1, ये आ जाएगा -1 by 20 -1 by infinity, क्योंकि इसका देखो, इसका जो है लेफ्ट साइड है, माने इससे ये जो कर्व बना हुआ है, तो इसका कर्व जो लेफ्ट साइड होगा, इसका भी लेफ्ट साइड होगा, तो माइनस हो गया, इसका राइट साइड आएगा। तो मेजर करेंगे इस हिसाब से तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करके अब वैल्यू रख करके अब जो आएगा इसमें हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ये जो है सो फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लिखते हैं सॉल्यूशन। जैसे मान लो कोई सरफेस है, है इंटरेस्टिंग, ये यूं जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, इस पर एक ब्लॉक m मास का रखा हुआ है, इसमें फ्रिक्शन है। हम इसका अगर BD ड्रॉ करें, ऐसे ई भी एक्सीलरेशन से जाएगा ब्लॉक, तो इसका जो है सो मास mg, इसका नॉर्म, और इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यही इसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा रहा है। मतलब ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन, चूंकि एक चीज अगर देखो कि फ्रिक्शन उल्टा लगा देगा, कि जैसे बहुत बार बच्चा करता है, तो अगर फ्रिक्शन उल्टा लगा देगा तो क्या होगा, तो सोचो कि एक्सीलरेशन टुवर्ड्स राइट है, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा लेफ्ट, तो ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी को धकेलो इधर भाग जाएगा उल्टा, ऐसा नहीं हो सकता। इसका ना फ्रिक्शन ही इसको मतलब प्रोवाइड करा रहा है एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, तो हम लिखते हैं दिस Fs बराबर हो जाएगा दिस m into a, पहला इक्वेशन। और दूसरा कह रहा है कि Fs जो होता है लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू m, दूसरा इक्वेशन। हम अगर इस दोनों इक्वेशन से बात करना चाहें, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 देखेंगे तो Fs जो है लेस देन इक्वल टू म्यू s इनटू m,
एफ एस बराबर m इंटू ए था, लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और ये एम जी, एम तो गया, इसका ए लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। ये जनरल रिलेशन आ गया, जनरल रिलेशन। इसी में हम लिखते हैं सो ए मैक्स लिखेंगे, तो याद देखो कि म्यू का वैल्यू कितना है, ये बराबर आ जाएगा, म्यू है 0.15 और जी तो आपको पता ही है, ये हो गया 0.15 और गुणे 10, इसका आने 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आ जाएगा इस केस में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, तो ये दूसरा। अब है क्या कि अगर हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखें, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो फ्रिक्शन जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ये तीन तरह का होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में जो होता है, मैथमेटिकल अगर बात करें तो एफ एस जो होगा सो लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एफ का जो है सो मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन का होगा ये म्यू एस इंटू एन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन में अगर हम लोग बात करें तो एफ के जो होगा सो ये हमेशा म्यू के इंटू एन। ठीक है, और एफ एस जो होगा लिमिटिंग में ये ग्रेटर देन हो जाएगा एफ के। इसका मतलब ये जो है सो ये लिमिटिंग कंडीशन कहलाता है, लिमिटिंग कंडीशन। तो ये अगर लिखते हैं इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि ये म्यू एस एन ग्रेटर देन हो जाएगा म्यू के इंटू एन एन गया, इसका म्यू एस जो हो जाएगा ग्रेटर देन म्यू के, ये ऐसा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसमें बात करना चाहें, रोलिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक नेचर का होता है। ये स्टैटिक नेचर स्टैटिक जिस तरह से आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है रोलिंग में वो रेस्ट में होता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होगा तो स्टैटिक बिहेवियर का ही आएगा। ठीक है, अगर ग्राफ से हम लोग इसको देखना चाहें, इससे तो बहुत पॉइंट्स है, ग्राफिकली हम लोग देखना चाहें तो जरा सा देखो कि अगर हम इधर अप्लाइड फोर्स लिखते हैं एफ ए, अप्लाइड फोर्स, और इधर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, जब अप्लाइड 0 है तो ये इस तरह से आएगा, और ऐसे करके ये ऐसे है, ये हो गया लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन ये स्टैटिक हो गया, और ये काइनेटिक। तो स्टैटिक जो इन जनरल होता है, इन जनरल एफ एस जो हो जाएगा सो लेस देन एफ के हो जाएगा। ठीक है, बट इन लिमिटिंग कंडीशन इसी को थोड़ा सा ध्यान देने का है बस, बाकी तो जो जैसे है ये एफ एस जो हो जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू एफ के हो जाएगा, बस खाली इतना ध्यान देने का है। ये एफ एस जो है सो लिमिटिंग कंडीशन में मतलब ज्यादा हो जाएगा, अदरवाइज इन जनरल जो है
सो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चीज जो है, सो 3/dd क्वांटिटी कहता है a satellite is orbiting just over the surface of the earth with period t. If d is the density of the earth, g is the universal gravitational constant of the gravitation, the quantity 3/dd represents। बहुत अच्छे, सिंपल है, जैसे देख लो, ये जो है सो अर्थ है, ये रेडियस है, ये अर्थ है, इसका डेंसिटी रो दिया, सॉरी डी दिया, ठीक है, ये डी डेंसिटी है। यहाँ पे जस्ट है, मान लो कि कोई इस ऑर्बिट में सैटेलाइट नाच रहा है, जो हाइट हालांकि h है बट ये नियरर है, तो h इज मच मोर लेस देन r, ये कंडीशन है, ठीक है, मतलब r ही का है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस ये अगर इस तरह से नाच रहा है तो वेलोसिटी भी है अगर, तो स्वाभाविक है कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस दोनों के बीच में, यही इसको सेंटीमीटर प्रोवाइड कराएगा पहला, ठीक है। जो इसको नाचने के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए फोर्स चाहिए, जो डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। तो फोर्स अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो फोर्स बात करेंगे मतलब ये सेंटीमीटर फोर्स इसको चाहिए, जिसका आप देगा कौन, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंटीमीटर देते हैं। तो हम अगर इसके लिए बात करेंगे तो हम d लिखते हैं, जानते हैं d बराबर हो जाएगा कितना, मास बटा 4π/3 r, मान लो पहला ये हो गया, ठीक है। फोर्स लिखते हैं सिग्मा Fn बराबर mv²/r, इसका नाम gm, सैटेलाइट का मास मान लो स्मॉल m है, बाई m/r² बराबर हो जाएगा mv²/r। इसका मतलब ये mm दिया, मतलब यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो ω² बराबर लिख सकते हैं gm/r², ठीक है। यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ से v बराबर ω/r का फॉर्मूला यूज कर। अब हमको क्या चाहिए, टाइम के टर्म में चाहिए, ठीक है। टाइम के टर्म में चाहिए तो लिखते हैं 100, 2π/t लिखते हैं इसको, स्क्वायर बराबर इंटू r, जैसे एक बार देखो क्या है, 2π/t इंटू r gm/r², gm/r²। डेंसिटी टर्म लिख दो, g m का मतलब हो गया डेंसिटी, बोले 4π/3 r³/r², ठीक है। तो ये तो हमको लगता है कि इधर से ये r², ये r³, ये r खत्म, मतलब आ जाएगा 4π²/t² बराबर हो जाएगा gd इंटू 4π/3, कुछ ऐसा लग रहा है आ गया। तो ये पाई गया, ये 4 भी गया, इसका ना 3π/gd जो हो जाएगा, t² हो जाएगा, इधर ले दो 3π/gd, इधर ले जाओ t² उधर ले दो, ठीक है। पूछ क्या रहा है, सो देखो 3π/gd, ठीक है ना, 3π/gd t², सिंपल, इसका यही आंसर हो जाएगा t²। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ये रेडियस है, ये सेंटर है अर्थ का, या वो बोल सकते हैं, ठीक ना, ये रेडियस अर्थ है, ये मान लो कोई ऑर्बिट कर रहा है मैंने, ठीक है, ये ऑर्बिट कर रहा है, इस
इसी तरह से हम भी कह देते हैं, हो जाएगा ये हाइट h। तो अगर ये नाच रहा है, ठीक ना, तो ये स्मॉल m है इसका, ये कैपिटल M है अर्थ, ठीक है। तो अगर ये नाच रहा है, इसका मतलब इसको नाचने के लिए, ठीक ना, हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। For the rotation of the body of mass m, the centripetal force is required. Force is required. देगा कौन? तो which is provided by the force of attraction between m and f। मैंने कहने का मतलब कि अर्थ और इसके बीच का, इसका मतलब दैट इज Fn बराबर लिखते हैं v हो जाएगा m v स्क्वायर बाय r। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज gmm r प्लस h। ठीक है ना, r प्लस h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा m v स्क्वायर बाय r प्लस h। तो अगर मान लो ये mm गया, तो अगर वेलोसिटी चाहिए यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, तो ये भी जाएगा, तो हो जाएगा gm बाई r प्लस h का, ठीक है, इतना। इसी को अगर सरफेस पर बोल दें तो h0 कर दें ऊपर सरफेस, तो gm बाई r स्क्वायर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कई बार बोलते हैं। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया for the surface of Earth, for the surface of Earth, तो h बराबर हो जाएगा 0, इसका ना v बराबर हो जाएगा रूट अंडर gm बाई r। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं gm बाई r स्क्वायर इनटू r। ये हो जाएगा स्मॉल g, इसका स्मॉल g इनटू r, ये भी हो जाएगा, वो बोल देते हैं हो यार, स्मॉल g बराबर हो जाएगा gm बाई r, ठीक है। इसका नाम आप जानते होंगे, इसका नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल intensity on the surface of Earth, surface of Earth, ऐसे लिखते हैं। यही जब ऊपर जाएगा तो फिर और भी, जो इस तरह से हम लोग इस पे इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर मान लो कि और भी कुछ लिखना वगैरह होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्सटी ग्राफ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखने से ये लग रहा है, ठीक है, दो तीन चीज इस ग्राफ को देखने से कि पीक वैल्यू 1 है। जब देखो यहाँ पीक वैल्यू है 1 ऊपर या -1। दूसरा है कि यहाँ से यहाँ तक λ/2 होता है, तो ये दिया हुआ 4, फिर 4 एकदम यूनिफॉर्म है उसी हिसाब से। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, फ्रॉम ग्राफ the suitable equation is given by y है या x है, मान लो x दिया हुआ है, ठीक है।
x बराबर लिखते हैं तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। साइन में इसलिए कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है, जहाँ पे हुए a को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे है प्लस माइनस वन हम लिख सकते हैं। ओमेगा जो हो जाएगा ये है 2π/t। अगर इधर टाइम दिया हुआ तो टाइम पीरियड कितना हो गया ऑसिलेशन में, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ऑसिलेशन, ठीक है, फिर दूसरा ऑसिलेशन, तो जो टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन में इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इज 2π/8, मतलब हो जाएगा π/4, ठीक है। सो फाइनली लिखते हैं, सो फाइनली x बराबर हो जाएगा, एक तो खत्म हो जाएगा साइन π/4 इंटू t। अब लिखते हैं फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखेंगे तो दिस इज dx/dt, ये आ जाएगा π/4 cos π/4 इंटू t, ठीक है। एंड फॉर एक्सीलरेशन के लिए लिखेंगे, एक्सीलरेशन बराबर तो दिस इज dv/dt, ये हो जाए माइनस π²/16 साइन π/4 इंटू टी, कॉस का फिर माइनस साइन आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि a बराबर लिखते हैं तो ये माइनस π²/16 और साइन π/4 इंटू टी है, गिवन when t बराबर 2 सेकेंड पूछ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि a बराबर हो जाएगा माइनस π²/16 साइन π/4 गुणे 2 से, ये 90 हो जाएगा, तो इससे माइनस π²/16 ये a आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर जरा से देखो, तो 2t बराबर 2 सेकंड का है तो π²/16, ठीक है। साइन से मैग्नीट्यूड ना बोल रहा है, जैसे कई बार क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड लिख देता है तब माइनस नहीं लिख सकते, जैसे लिखेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन एट पार्टिकल t बराबर 2 सेकंड, तब फिर ये रिजल्ट आ जाएगा π²/16, लेकिन क्योंकि एक्सीलरेशन कर रहा है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका हम अगर रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज करें, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लेट y बराबर लिखते हैं a sin ओमेगा t प्लस फाई ले लेते हैं, मान लो vt लिखेंगे, दिस इज dy/dt एंड दिस इज a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। इसका माने a ओमेगा ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। इसका मतलब हो जाएगा a ओमेगा रूट अंडर, साइन को हटा दो वहां से, 1 माइनस y² a²। इसका मतलब हो जाएगा ये ओमेगा रूट अंडर a² माइनस y², और ये पार्टिकल का वेलोसिटी। vp मैक्स लिखते हैं, इसको मैक्स कर दें तो ये हो जाएगा ओमेगा a का है तो यहाँ y बराबर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा एट मीन पोजीशन, ठीक है। ऑल्सो फॉर एक्सीलरेशन, फॉर एक्सीलरेशन अगर बात करेंगे तो हम एक्सीलरेशन को f बोल देते हैं, एक्सीलरेशन ये हो जाएगा dv/dt माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाई। इसका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y, इसका ap लिखते हैं तो दिस हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ap का मैक्स वैल्यू लिखते हैं मैग्नीट्यूड, ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर a, ये कहाँ हो जाएगा एट y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 8, हमारे एक्सट्रीम पोजीशन।
एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अगर इसमें दिखाना चाहे तो ये जो है ये मीन पोजीशन हो गया और ये जो है सो एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, या हम इसको ऑसिलेशन में दिखाना चाहें, मान लो ऑसिलेशन में ये तो दिखाना चाहें तो ये हो जाएगा और ये यूं आ जाएगा, इससे ये हो जाएगा मीन पोजीशन, हम एमपी लिखते हैं, और ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन। कहने की जरूरत नहीं है कि जहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है वहाँ वेलोसिटी जीरो है, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है वहाँ एक्सीलरेशन जीरो है। कुछ इस तरह से हम लोग बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है इसका, ठीक है ना, लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट के लिए तो हम ऐसे वीडियो ही बनाए हुए हैं अलग से, अरे इसका थ्योरी अब इसे आना चाहिए आपको, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। हम इसका लॉजिक गेट बनाएंगे तो एक चीज आप देखो कि ये जो है सो नॉट गेट है, तो ये हो जाएगा ए पे बार, यहाँ से बी पे बार, और ये नॉट नंद गेट है। तो अगर ये एंड गेट होता तो क्या लिखते हैं, y बराबर ए पे बार इंटू लिखते ए पे बार इंटू बी पे बार, तो इस पूरे पे बार आ जाएगा काम खत्म, क्योंकि नंद गेट है। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा हम लिखते हैं फ्रॉम, बोलिए ना अलजेब्रा, वी हैव, लिखेंगे यहाँ पे वी हैव y बराबर लिखेंगे ए पे बार इंटू बी पे बार का पूरे पे बार, ये हो जाएगा ए पे बार का बार प्लस बी पे बार का बार, मतलब हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इसका अगर हम टेबल बना लेंगे, बना लो टेबल फटाक से, ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा वाई एक। तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें, तो इसमें बात कर रहे थे तो जरा से इसको तो ठीक कर लें, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे देखो 0 0 1 0 0 1 1 1, तो ये आ जाएगा प्लस बी, तो ये हो जाएगा 0 1 1 1। देख लो इसमें कौन है 0 1 1 1, इतना तो पहला ये 1 आंसर है। ठीक है, इसका हम अगर रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिख दें, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट में दो तीन बात है। एक तो है ये पहला कि a प्लस बी, इसलिए a का बार डॉट b का बार, बोलिए ना जेब्रा से होता है। अगर हम a इंटू बी का लिख देंगे तो a का बार प्लस b का बार। तीसरा है अगर मान लो a पे बार का बार लिखेंगे तो ये a हो जाएगा। ठीक है, नाउ for types of gates, types of gates। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गेट्स के लिए लिखते हैं पहला नॉट गेट, फिर इसी को लिख दें, पढ़ा हुआ आपका है ही। नॉट गेट का जो नोटेशन होगा इसमें ये यूं होगा, बोला यूं, तो ये ए है, तो ये ए बार है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं बी में एंड गेट, एंड गेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सिंपल है यू, ये ए और बी, ये वाई एंड ये वाई ए डॉट बी। सी में लिखते हैं नॉर गेट, सॉरी और गेट, और गेट, तो ये जो है सो और गेट का नोटेशन कुछ ऐसा है,
x, यहाँ से ये b और ये हो जाएगा y बराबर a प्लस b। डी में लिखते हैं नंद गेट, तो ये हो जाएगा, ये एंड गेट में एक गोला लगा देंगे ऐसा, तो ये हो जाएगा ये हो गया b। y बराबर लिखते हैं a इंटू बी का बार, मतलब ये a का बार प्लस b का बार। ई में लिखेंगे नॉर गेट, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा u और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। y बराबर लिखते हैं a प्लस b का बार, जिसे a का बार और b का बार। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसमें हम लिखते हैं, देख लो क्या है ई में, एफ में लिखते हैं जॉर गेट, ये आ जाएगा यू, ये ऐसे, ये वाई, ये ए ये बी, ये वाई बराबर होगा ए का बार बी प्लस ए बी का बार। ठीक है, जी एच ई एफ जी, जी में लिखते हैं एक्स नॉर गेट, ठीक है, ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ये ए ये बी, वाई बराबर लिखेंगे ए का बार बी प्लस ए बी का बार और इसका पूरे का बार। ठीक है, इसके लिए जो है सो नीट के लिए हम लोग बात किए हुए हैं। ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन आपका जो है सो आ गया कहाँ तक, ये आ गया 40 तक। अब 41 से 50 एक वीडियो और बनेगा। बाकी ये है कि ये जो गेट वगैरह सब है ये हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है ना, नीट वाला वो मेरा जो लिंक है, ठीक है ना, वो आप लिंक खोलिएगा, इस वीडियो में हम लिंक डाल देंगे। अगर लिंक खोलिएगा तो आपको पूरा का पूरा उसमें जो है सो गेट्स डिटेल्स में मिल जाएगा। उसका ट्रूथ टेबल वगैरह बना हुआ है, उसको दोबारा फिर पढ़ाने का कोई बहुत मतलब नहीं है। लिंक डाल करके आप फिर आप अपना वहाँ पे जा करके देख लेना। हो कि ये रिवीजन वगैरह जो है सो थोड़ा सा फायदा हम लोग कंसाइज तरीका से पढ़ा दिए हैं, क्योंकि अगर बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे तो फिर पूरा सिलेबस ही आ जाएगा इसमें, और सिलेबस आ जाएगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिजिक्स को तो ऐसा नहीं है कि 5 घंटा 10 घंटा में ख़त्म होने का चीज़ है। तो इसलिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि आपको इसके थ्रू फायदा हो, और होप कि फायदा होगा। अभी टाइम आपके पास है, अभी और नहीं होगा तो कोई 1-2 साल का और भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज होगा उसको हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। जितना फ़ायदा उठाइएगा उतना हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम लोग से बना रहे। थैंक यू सो मच।